आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोले तो एकदम बीज है, सीड, इसलिए इसका नाम बीज गणित है। और बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, अगर उसके हिसाब से आप देखें तो जो इस टॉपिक को पूरा कर लिया समझे पास हो गया। तो अगर पास होना चाहते हैं एकदम सिर्फ एक ही टॉपिक से, तो वो है बीज गणित। तो आज हम जानेंगे कि बीज गणित में कैसे पढ़ें और किस तरह से पढ़ें कि आपको एकदम फेल होने का डर बिल्कुल दिल से निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का गेम। वेलकम टू पढ़ाई विद प्रेम। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि बीज गणित का पहले नाम से जानेंगे कि हाँ इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। और बीज गणित का अगर जनरली डेफिनेशन जो होता है वो यूं होता है कि दो वर्ड आते हैं पहले, हिंदी में चर और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल, और दूसरा होता है अचर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये दो वर्ड जो है, ये दो वर्ड को पहले समझेंगे और उसके हिसाब से जानेंगे कि हाँ इसका डेफिनेशन किस तरह से बनता है। अगर हम आपको पहले बता दें तो ये चर और अचर का जो रिलेशन बनता है, जो संबंध होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणित। तो जानते हैं क्या कि चर क्या है और अचर क्या है। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू या जिसका मान कभी ना बदले उसे अचर कहते हैं। जो यहाँ भी सेम है, अमेरिका में भी सेम होगा और अपने पास फ्रांस में भी सेम है, हर जगह जिसका वैल्यू सेम हो उसे हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको बोला हूँ ये 2, मैं ही बोलता हूँ 2, आप भी बोलिएगा 2, इसको अमेरिका में दिखाऊंगा तो भी बोलेगा ये 2, जिसका मान कहीं नहीं बदले उसको बोलते हैं हम लोग अचर। और वैसा सिंबल या वैसा संकेत जिसका मान इंसान टू इंसान, जगह टू जगह बदल जाए अपने पास। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये x है, मैं मानूंगा कि x का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। आप मान लीजिएगा x का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। कोई और मान लेंगे x का वैल्यू 7 तो 7 हो जाएगा। मतलब जिसका मान पर्सन टू पर्सन बदल जाए उसको बोलते हैं हम लोग चर। तो चर में जनरली हमारे पास अल्फाबेट मतलब ABCD का कोई भी लेटर और भी बहुत सारे लेटर सब है जिसको हम मान सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चर। अब बाकी कांस्टेंट में जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, जितने भी संख्या जानते हैं, वो सारी के सारे क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, अचर है। तो अब चर में देखा जाए तो ABC डॉट 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 टोटल अल्फाबेट, या फिर स्मॉल ले लेंगे हम लोग तो ABC टोटल। और भी बहुत सारे सिंबल आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कि इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा, ये थीटा, ये फाई, ETC, ये सारे के सारे अपने पास चर है जिसका मान बदल जाएगा आपको। अब अचर में सारे के सारे क्या होता है आपके पास, नंबर्स, टोटल नंबर्स। बोले तो सभी संख्या जितना आप जानते हैं, संख्याएं, जैसे कि 1 से लेके आप अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो तो भी चलेगा आपके पास। फिर बट्टे में हो तो भी वो अचर है, रूट में हो तो भी अचर है, पावर में हो तो भी वो अचर है। तो ये जितने भी संख्या हैं आपके, सबके सब क्या है, अचर है। तो मैं बोला था बीज गणित का डेफिनेशन, परिभाषा, कि चर और अचर का क्या है, संबंध बनाना है हमको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से x y z को उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास x y और z है, तो हम x y उठाते हैं, चर में से 2 वैल्यू लिए हम लोग, और अचर में से 2 वैल्यू लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कि 2 है, 2 प्लस में 1 वहां से उठाए हम लोग, ये तो 2 + x जो संबंध बना है ये कुछ और नहीं, बीज गणित का पार्ट है। तो संबंध बनाने के लिए हमारे पास 4 ऑपरेशन का सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बोले तो जोड़, घटा, गुना, भाग। इस चारों से लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, संबंध, किसके किसके बीच में, चर और अचर के बीच में। तो अब बीज गणित का जो डेफिनेशन होगा वो क्या था अपने पास, कि चर अचर का संबंध ये प्लस माइनस गुना भाग से बना है, तो जो बन के आता है उसको बोलते हैं हम लोग बीज गणित। और उस पूरे बीज गणित में यही पढ़ना है हमको, चर अचर का संबंध पूरा। तो उम्मीद करते हैं कि चर और अचर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्लास 10th के हिसाब से आपको NCERT की बुक में कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है और कितने चैप्टर पढ़नी है। तो अगर मैं NCERT की बात करूं तो पूरे बुक में 1 से लेके 15 तक चैप्टर है, जिसमें कि 2, 3, 4 और 5, ये पूरे 4 चैप्टर जो है वो है आपके बीज गणित का।
और इस 4 चैप्टर को मिला करके आपको बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है लगभग 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता ही होगा कि हाँ, इस साल का भी पैटर्न वही है जो था अपने पास लास्ट ईयर का। बोले तो आपका डबल पूछ जाएगा। तो डबल पूछने का अगर तरीका है तो 20 का होता है तो कितने का पूछा आपका, 40 का पूछा। आपका पासिंग मार्क होता है, पास होने के लिए सिर्फ 30 चाहिए। तो अगर आप पूरे बीज गणित को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा तो आपको पास होने का झंझट खत्म, बोले तो फेल होने का डर दिल से निकल जाएगा आपको। तो क्यों ना हम इस अलजेब्रा को, वो भी मीडियम टाइप का है, ना ही ज्यादा आसान है ना ही ज्यादा हार्ड है, बोले तो एकदम मीडियम टाइप का है, जो हर चौपट से चौपट बच्चा इसको कवर कर सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आ रही होगी और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे चैप्टर 2, 3, 4, 5 में आप मतलब क्या है, कौन से टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि चैप्टर नंबर 2 में जो है वो बहुपद है, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। चैप्टर 3 में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। 3rd में है आपका द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और 4th में है आपका समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में एपीयू कहा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्टकट में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल करके आपको टॉपिक खत्म किया जाए। तो शुरू करेंगे हम लोग पहले बहुपद से। तो बहुपद जानेंगे, बहुपद है क्या। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अलजेब्रा में बीज गणित में हमें क्या सब पढ़ना है, चर और अचर के बारे में पढ़ना है और उसके संबंधों के बारे में पढ़ना है। तो अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वैसा चीज होता है कि जिसमें चर और जो अचर है का संबंध जो है उसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है। कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर ये संबंध बना हुआ है तो इसका जितने भी चर वाला पार्ट है, जो चर वाला ABCD वाला जितने हैं, उसके जो भी पावर्स हैं, पावर हम इसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके माथे पर रहता है, अगर x का पावर यहाँ 2 है तो ये 2 जो हुआ ये पावर हुआ इसका। तो जितने भी चर रहेंगे आपको उसके पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में तो होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके आगे जाता है। तो जैसा कि मान लीजिए कि अभी इसमें कितने चर है, एक यहाँ चर है, तो ये चर ढूंढेंगे पहले हम लोग। इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो क्या ये पूर्ण संख्या में आएगा। तो पहले जान लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। इसको पूर्ण संख्या कुछ नहीं, 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 करते करते आगे जाता है अपने पास। तो आपको ढूंढना यह है कि कोई भी बहुपद पहचानने के लिए कहेगा आपको तो पहले चर ढूंढिए और चर ढूंढने के बाद उसके पावर को देखिए। अगर सभी के सभी चर का पावर पूर्ण संख्या में से आ जाता है तो बहुपद है, अदरवाइज नहीं है बहुपद। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, 2x² प्लस में 5x प्लस में 6। तो चर वाला जो पद है वो कितने हैं, पद हम उसको बोलते हैं जो प्लस माइनस से अलग अलग रहता है। तो इसमें 1 पद, 2 पद और 3 पद है। और 3 पद में से 2 पद में चर है आपके पास, एक इसमें है एक इसमें है। इस चर के पावर में 2 है जो कि इसमें से आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। इस वाले में चर ये है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें से आ गया। इसमें चर है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या इस पूरे में चर का पावर पूर्ण संख्या में से आ गया, मतलब ये बहुपद है। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि x पावर में आपके पास 5 है प्लस x पावर -2 है प्लस 5 है। 3 पद हुए इसमें, मतलब कि यहाँ से डिवाइड कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस जहां जहां वहां से दीवार खड़ा कर दिए तो जितने बनेंगे वो पद होता है अपने पास। अब ये चर है, ये चर वाला है, ये तो चेक करना ही नहीं है हमको। तो ये अपने पास चर के पावर कितना है 5, क्या इसमें से आएगा, आएगा। तो ये हो गया। इसको चेक कीजिए, ये है -2 पावर में, क्या इसमें से आएगा, नहीं आएगा। जैसे ही एक भी नहीं आया मतलब कि ये बहुपद हमारे पास बहुपद नहीं है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है पहचानने का कि वो चर जिसका पावर में हमारे पास जो बट्टे में हो, किसमें किसमें हो, पहला पॉइंट जो बट्टे में हो, जो रूट में हो, जो माइनस वाला में हो मतलब नेगेटिव में हो, और जो खुद चर बट्टे में चला जाए अपने पास। हाँ, जो बट्टे में चर हो, ऐसा मान लीजिए, जिसमें ये सब रहेगा वो बहुपद नहीं है, बाकी सब है।
कभी कभी आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है कि हाँ बहुपद है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि x की पावर 5 है और बट्टे में अपने पास x है, प्लस में 5x स्क्वायर और प्लस में 6 है। तो मैं आपको बताया था कि अगर चर बट्टे में है तो वो बहुपद नहीं होगा। मगर पहले इसको सॉल्व करके देखिए आप कि ऊपर में x की पावर 5 है, नीचे में x है। इसको हम काटेंगे तो 1 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 4 और 5x स्क्वायर प्लस में 6। अब चेक कीजिए आप कि इसका पावर इसका पावर ये दोनों इसमें से आ रहा है, मतलब ये बहुपद है। तो कभी कभी आप डायरेक्ट नहीं सोचिएगा, पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ कट कुट रहा है तो काट कुट के देखेंगे हम लोग। हाँ, तो बहुपद पहचानने का तरीका एकदम यही है और इस तरह से ही आप पहचानेंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम। 2√x है, x स्क्वायर है प्लस 5 है। सोचिए बहुपद है कि नहीं है। हम बता चुके हैं ना आपको कि अगर रूट में है कोई चर तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे ही रूट में आया मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट को हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि ये अपने पास रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पावर में 1/2। तो ये रूट x है, मतलब हमारे पास x की पावर में 1/2 है। अब देखिए इसका पावर 2 है, इसमें से आ गया। इसका पावर 1/2 है, क्या 1/2 इसमें से आएगा? नहीं है, ये अपने पास बट्टे में है। अब बट्टे में जो होता है वो नहीं होता है, इसलिए ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का जितने भी आपके शॉर्टकट तरीके थे मैंने आपको बता चुका हूं। तो कोशिश कीजिएगा आप इस तरह से ही बहुपद को पहचानिए, कौन है कौन नहीं है। सो क्लियर? चलिए आगे जानेंगे हम लोग कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो आपको क्लास 10 में जाननी है वो 4 टाइप का है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। और आपको इस चारों में भी आपको इस दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है और इस पर आपके चैप्टर भी हैं और इसको सिर्फ जानना है क्या है। सो तो रैखिक बहुपद मतलब कि इसका इंग्लिश नाम है लीनियर इक्वेशन। द्विघात बहुपद इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। त्रिघात बहुपद इसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। और चतुर्घात बहुपद बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझना है कि आपको कि रैखिक क्या है। तो अभी जो हम बता रहे थे आपको बहुपद के बारे में, तो बहुपद में मान लीजिए कि जितने भी पद थे उसके घात को हम पहले लिखेंगे और उन सबों में अगर अधिकतम वाला एक ही हुआ तो हम बोलेंगे वो रैखिक बहुपद है। जैसे मान लीजिए x + 2 है, इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो पद। चर वाला पद एक ही है, इसका कितना घात है? 1। तो मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात एक ही हुआ और एक घात वाले को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये आपका रैखिक बहुपद है। उसी तरह आपका कि सभी पदों में घात देखेंगे हम लोग और जो सबसे ज्यादा वाला 2 आएगा तो हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास x² + x + 6 है। इस पद का जो घात है वो 2 है क्योंकि ये है। इस पद का जो घात है कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसमें है ही नहीं अपने पास। तो इस दोनों में अधिकतम कितना हो गया? वो 2 हो गया। 2 हो गया मतलब कि इस पूरे बहुपद का घात 2 हुआ, मतलब कि ऐसा वाला को हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। सेम टू सेम त्रिघात में चतुर्घात में वही कहानी है अपने पास कि मैक्सिमम घात कितना हो जाए? बस 3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x³ + x² + x + 6 है अपने पास। देखिए पावर में इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। अधिकतम कितना है? 3 है। अधिकतम घात को ही हम उस बहुपद का घात कहते हैं और 3 है इसलिए इसका नाम क्या हुआ? त्रिघात बहुपद। इस तरह चतुर्घात बहुपद का एग्जांपल अगर हम लोग लें, कुछ भी हो अपने पास, अधिकतम घात 4 होनी चाहिए इसका। जैसे हमारे इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका है ही नहीं अपने पास। जिसका है नहीं, जिसमें चर है ही नहीं, उसका घात 0 होता है अपने पास। तो इसका अधिकतम कितना हो गया? 4। और 4 घात वाले को हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। तो पहले बहुपद पहचानना है और बहुपद के फिर जो घात है वो पहचानना है। ये दोनों बात हम लोग समझ चुके हैं। और जिसका घात 1 हो जिस बहुपद का, उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। जिसके 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। नाम से ही है, रैखिक मतलब 1 वाला और द्वि मतलब 2 वाला, त्रि मतलब 3 वाला और चतुर मतलब 4 वाला। तो ये बहुपद के प्रकार को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
कि इस चैप्टर में मतलब बहुपद वाले में जो चैप्टर नंबर 2 है आपको क्लास 10 में क्या सब जानना है, ये बेसिक जान गए हम लोग। अब जो आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, कौन कौन टाइप के आएंगे, वो सारी बात हम लोग अब आगे देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो बहुपद का टाइप देखे हैं हम लोग, उसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा और क्या नाम होगा उसका। जनरली आपको क्लास 10 में 3 जो बहुपद है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, इसका जानेंगे ग्राफ कैसा बनता है और उसका नाम क्या है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा आपको एक सरल रेखा बनेगा, मतलब सीधी रेखा। द्विघात बहुपद का जो है ग्राफ वो आपको एक परावलय बनेगा, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। फोटो बना के दिखाते हैं कैसा बनेगा उसको। और त्रिघात का जो आपके पास है वो त्रिघात ही बनता है आपके पास, हाँ, क्यूबिक टाइप का होता है अपने पास। तो त्रिघात का त्रिघात समझिए आप। तो इसका जो फोटो बनेगा आपको, सरल रेखा के बारे में हम जानते हैं पहले से, क्योंकि आपका ये होता है सरल रेखा ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर कैसा भी सरल रेखा होना चाहिए, सीधा लाइन, वो बनता है आपके पास रैखिक बहुपद का ग्राफ। और परावलय नाम सुने होंगे पहली बार आप क्लास 10th में अगर एंटर किए हैं तो आप, वो कुछ इस तरह का होता है कि ऐसा, ये किसी तरह घूम सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरह। जनरली आपको यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे वाला का बात जानना है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग परावलय। अब त्रिघात वाला होता है कि ग्राफ में कुछ इस तरह से रहेगा, आपको ऐसे जाकर के ऐसे या फिर ऐसे जाकर के ऐसे, ये आपके पास त्रिघात बहुपद का ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो ये सारी जो हुआ ये हुआ रैखिक बहुपद का, ये दोनों जो हुआ ये हुआ आपके पास द्विघात बहुपद का, और इस तरह का जो हुआ वो हुआ त्रिघात बहुपद का ग्राफ। अगर आप जानते ही आप लोग कैसे बनता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष, और एक्स के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। ये हम लोग जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से जानेंगे इसके बारे में। जो भी ग्राफ बनती है इसी बनती है। तो अभी हम लोग इसको ग्राफ बनाना भी सीखेंगे बहुपद के आगे वाले पार्ट में। पहले जानेंगे यहाँ पे हम लोग कि रैखिक और द्विघात के बारे में कुछ क्या बेसिक है, क्या नॉलेज है इसके बारे में, वो हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब हम जानेंगे कि बहुपद के मानक रूप क्या होता है, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हर बहुपद उस फॉर्म में सेट हो जाए अपने पास। तो हम लोग 3 का जनरली देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। रैखिक बहुपद में जो जानेंगे हम लोग कि कुछ इस तरह से होता है, ax + by + c, ये बहुपद है अब तक अभी। उसके बाद ये जानेंगे द्विघात बहुपद में अपने पास ax² + bx + c। उसी तरह त्रिघात में है ax³ bx² cx + d। ये तीनों के तीनों ही बहुपद है। अगर इसको समीकरण बनाना हो तो इक्वल टू में हम लोग लगा देंगे 0, तो ये हो गया आपका समीकरण। फिर लगा दिए 0, ये भी हो गया समीकरण। अब ये भी हो गया समीकरण। तो अब ये जो कहलाएगा रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब ये कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो बहुपद से समीकरण बनाने में कुछ नहीं करना है, इक्वल टू में लगा देना है 0। अब इसमें जो x है y है वो आपका चर है, मतलब कि x और y क्या है, चर है, और a b c वो है अचर। उसी तरह इसमें जो है x² और x, ये आपके पास क्या है, चर है। तो मैं x लिख रहा हूं और x² ये सब हमारे पास क्या हो गया, चर हो गया। बाकी a b c जो हो गया अचर है। उस तरह इसमें भी x³ x² x, ये सब अपने पास क्या हो गया, चर। और अपने पास a b c d ये अचर हो गया। अब इस रैखिक बहुपद में 2 चर हैं, एक x है एक y है। तो इसका नाम हमारे पास रैखिक समीकरण तो है ही, मगर 2 चर है, इसलिए बोलेंगे रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक चर x है दूसरा चर y है। ये द्विघात बहुपद है, इसमें देखिए सिर्फ x x है अपने पास, तो चर तो एक ही हुआ अपने पास, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद एक चर वाला।
और जनरली आपको द्विघात बहुपद जो पढ़ने को मिलेगा क्लास 10वीं में, वो एक चर वाला द्विघात बहुपद ही मिलेगा। इसमें देखिए वही बात है, आपके पास एक ही चर है मगर ये त्रिघात बहुपद है आपके पास। अब चर के बारे में कोई लफड़ा नहीं है। अब है आपके पास अचर के बारे में कि इसमें हमारे पास जो a है वो कौन है। ध्यान से देखिए कि x के साथ में जो है उसको हम लोग a बोलते हैं, और साथ मतलब गुना में रहता है इसलिए इसको गुणांक बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो बोलेंगे कि x का गुणांक जो है उसको a बोलेंगे हम लोग, जो x का गुणांक है उसको a बोलेंगे, जो y का गुणांक है उसको b बोलेंगे, और जिसमें चर है ये नहीं है मतलब वो क्या है अपने पास, अचर है वो, तो अचर पद को हम लोग बोलेंगे c। उसी तरह इसमें आगे देखिए कि इसमें एक किसका गुणांक है, मतलब किसके साथ में है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ a। किसका गुणांक हुआ, एक्स स्क्वायर का। b किसका गुणांक है, किसके साथ में है, x के साथ में है, तो x का गुणांक हुआ b। और जो अकेले जिसमें चर है ये नहीं है तो वो क्या होता है, अचर पद। तो c क्या कहलाएगा हमारे पास, अचर पद। सेम उसी तरह इसमें भी आगे देखिए कि a किसके साथ में है, तो एक्स क्यूब के साथ में है, a होगा आपका एक्स क्यूब का गुणांक, b उसी तरह आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, c एक्स का गुणांक, और d आपके पास अचर पद। उम्मीद करते हैं कि आपको चर अचर कौन किसका है गुणांक ये समझने में कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए आपको। और इस बात को आप बखूबी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं आपको, और ये आगे चल के आपको काम भी आएगी क्वेश्चन बनाने में। तो इस चैप्टर नंबर 2 में जो जानना है आपको 2.1 एक्सरसाइज में, उसमें ये जानना है कि आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, बताना है कितने हल होंगे। तो ग्राफ के हल जानने के लिए क्या देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, मैं हेडिंग लगा देता हूं ग्राफ के हल। हल मतलब आंसर। तो आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा या द्विघात बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा कि कितने हल हैं इसके। तो चलिए अभी फिलहाल मान लेते हैं कोई भी ग्राफ है, वो ग्राफ आपके पास ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसमें जो भी इसके अलावा रहा मतलब वो ग्राफ है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे करके बना दिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा बना है, परावलय बना है, और परावलय किसका ग्राफ होता है, द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का। अब देखना है कि x वाले अक्ष को ये जो बनाए हैं ग्राफ कितने दफा काट रहा है, कई दफा काट रहा है, कितने बार काट रहा है। ये पूरा लाइन ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, जितने बार काटेगा उतने हल होंगे। तो इससे कितने हल हुए हमारे पास, हल बराबर 2। उसी तरह मान लीजिए एक और ग्राफ है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये ग्राफ आया ऐसे करके टच किया, फिर भाग कर कैसे भागा। तो टच करना मतलब भी होता है काटना। कई दफा काटा है, गिन के बताइए। याद रहे एक्स अक्ष को ही जितने दफा काटेगा वही गिनेंगे, वाई अक्ष को नहीं। तो कहाँ कहाँ काटा, एक काटा, दो काटा, ये टच किया है वो भी काटेगा, तो 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो इसमें कितने हो गए हल की संख्या, 4। एक और एग्जांपल, इसमें बताइए एक्स अक्ष को कई दफा काटा है। एक्स अक्ष यहाँ है, ये ऊपर से भाग गया है हमारे पास, काटा ही नहीं। तो काटा ही नहीं मतलब हल कितना, हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। तो ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हैं कितने हल हैं, कितने आंसर आएंगे इसके उसमें। और आपका इसी के साथ चैप्टर 2.1 खत्म। 4-5 क्वेश्चन है, ग्राफ दिए हुए हैं, आप बताना कितने हल है इसमें। तो 2.1 यूं ही खत्म हो गया आपका। इसके अगले चैप्टर में जो है 2.2 में वो है आपके पास गुणांक, जो हम बोल रहे थे अभी ABC, और चर, उसका हल जो आएगा उसके बीच का रिलेशन देखना है, संबंध देखना है। चलिए जानते हैं। और बेसिकली आपको ना द्विघात बहुपद के बारे में जानना है।
द्विघात बहुपद में क्या सब है आपके पास, ए बी सी है, और एबीसी का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स गुणांक को बी बोलते हैं, अचर पद को सी बोलते हैं, और आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है। इन सबों के बीच में संबंध देखना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम जो बता रहे थे आपको कि हाँ कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होगा, शून्यक बोले तो हल उसका, कितने आंसर आएंगे, वो कौन से आएंगे वो उसके, तो उसका शून्यक और गुणांक जो बता चुके थे आपको ए बी सी, उसके बीच देंगे रिलेशन, संबंध। तो सबसे पहले उसका मानक रूप लिखिए कि क्या था अपने पास द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अब तक बहुपद है, जैसे ही हम जीरो लगा देंगे समीकरण हो जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको इसे घेरूं तो यहां तक जो पार्ट है आपका ये बहुपद है, ये पूरा जो हम बोल दिए तो ये समीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये द्विघात बहुपद है। कैसे है बता चुका हूं मैं आपको, एक ये पद है, एक ये पद है, तीन पद है इसमें, तीन पद में से दो पद में से चर लगा हुआ है, इस चर का घात 2 है, इस चर का घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या में से आ रहा है, तो ये बहुपद है आपके पास। और अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। क्लास 8 और 9 से गुणनखंड जानते हैं आप कि इससे गुणनखंड कैसे करते हैं। सो चलिए पहले गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा गुणनखंड कैसे करते हैं। सो ये जो सी वाला टर्म है और जो इसका गुणांक होता है ए वाला टर्म, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो फिलहाल आप बताइए ए बी सी कितना कितना है। एक इसको बोलते हैं हम लोग जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। बी किसको बोलते हैं हम लोग, जो एक्स के साथ गुणा में होता है, मतलब 7 है यहाँ पे, और जो अकेले है उसको बोलते हैं सी 12। इसका जो गुणनखंड करने का तरीका है वो यूं है कि आप पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कितना हो गया, ए गुना 12, 12 आ गया। अब 12 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि जिसको जोड़ के या घटा करके बी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 7 आना चाहिए। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार में आएगा, 12 आएगा, जोड़ा जोड़ा बनेगा आपके पास। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में आएगा। और हर जोड़े को ट्राई कीजिए जोड़ के घटा करके, इसे 12 को एक को जोड़े 13 हो गया, 7 नहीं आया, घटाएंगे तो भी 7 नहीं आएगा, इसको जोड़िए तो भी 7 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी 7 नहीं आ रहा है। अगला चलते हैं हम लोग, 3 से लगेगा ना, 3 चौके 12, जोड़ के देखिए 7 आ रहा है, मतलब यही हमारे काम का है, बाकी सब कोई काम का नहीं। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 + 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और गुना भी करेंगे तो 12 आ रहा है। अब 7 को रिप्लेस करके मतलब हटा करके हमको ये 3 + 4 लिखना है इस बहुपद में, बाकी सब सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दो टर्म को पद को पकड़ के कॉमन लीजिए, इस दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है। ध्यान रखिए अगर ये डब्बा सेम आ रहा है, समझिए आप सही रास्ते पे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं सेम आया है वापस जाकर देखिए कहीं गलती कर चुके हैं आप। इस दोनों के बदले एक ठो लिखिए और एक ठो और ब्रैकेट लगाइए, इसके पिछू वाला लगा दीजिए आप। 2 ब्रैकेट में ये गुणनखंड में आ गया। हमको इसका शून्य ज्ञात करना है पहले, अब फिर गुणांकों के बीच में देखना है संबंध। गुणांक पता है आपको, ये है ये है ये, और इसका शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे, और बारी बारी से ये भी शून्य के बराबर हो सकता है और ये भी शून्य के बराबर हो सकता है। तो यदि x + 3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, -3। और यदि x + 4 = 0, तो कितना आ गया x वैल्यू, -4। इसके 2 शून्य का है, शून्य मतलब हल, जो भी इसका आंसर आता है उसको हल बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं हम लोग। 2 शून्य का आया। अब इसका जो संबंध देखते हैं हम लोग, वो शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। 2 शून्यक है तो हम लोग देखते हैं पहला इसका शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल।
और शून्य को ना आगे चलेंगे अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, तो पढ़ेंगे कि हाँ शून्य को एक दो स्पेशल नाम से दिखाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। तो शून्य का योगफल करेंगे मतलब कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम लोग। कितना कितना है अल्फा? -3 और फिर प्लस में -4, कितना हो गया? -7। अब देखिए ध्यान से कि क्या इस -7 को हम लोग ये माइनस ऐसे करके नीचे में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से चलिए शून्यक में चलिए, 7 के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? b। अब b को क्या बोलते हैं नाम? x का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये ब्रैकेट में, ये माइनस बाहर है अपने पास, x का गुणांक। बट्टे में एक क्या है अपने पास? a है। a किसका नाम है अपने पास? x² का गुणांक। देख लीजिए शून्यक को जोड़े हैं, उसमें हमारे पास गुणांक सब आ गया। ये सब मतलब दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है, यही संबंध दिखाना था। एक और आता है आपके पास शून्यक का गुणनफल। ये अभी हम लोग योगफल किए थे, अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुना बीटा। कीजिए, अल्फा का मान कितना था अपने पास? -3 गुना में -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 2 माइनस मिलकर भाग गया मतलब प्लस। क्या 12 को आप ऐसे कर सकते हैं? 12 डिवाइड बाई में 1। 12 याद कीजिए क्या था? c है। c का नाम अचर पद, ऊपर में आपके पास अचर पद आ गया। एक अपने पास पता है आपको a है। a किसका नाम है? x² का गुणांक का। तो देखिए शून्यक का योगफल भी निकालना है तो भी हमारे पास गुणांक सब आ रहा है, और गुणनफल भी निकालना है तो भी अपने पास गुणांक सब आ रहा है। यही संबंध दिखाना रहता है अपने पास कि यहाँ कोई भी बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध दिखा देना इस तरह से। उम्मीद करते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल बन जाएगा आपसे। आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो देखना है कि हाँ कि उल्टा आपका इसका उल्टा, जैसे हमारे पास यहाँ ये दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ था आपका और हम लोग यहाँ तक पहुंचे, आपको उल्टा दिया रहेगा मतलब कि आपको ये दोनों में से दिया रहेगा या फिर आपको ये योगफल गुणनफल दिया रहेगा, वो वापस यहाँ पहुंचने के लिए बोलेगा, मतलब घूम के यहाँ आना है वापस। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ से उल्टा कैसे पहुंचना है। अब हम लोग द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे। कैसे? जब उसका शून्य के बारे में कुछ ना कुछ दिया रहा है, शून्य के दिया रहा है या शून्य का योगफल दिया रहा है या शून्य का गुणनफल दिया रहा है, उसके हिसाब से। चलिए, तो आपको जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको शून्य का योगफल और गुणनफल दे रखा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, मतलब कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तब हम लोग कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद? सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो एक सूत्र होता है, इसको लेकर के वो कुछ यूं है, x² माइनस में शून्यकों का योगफल इंटू में x और प्लस में शून्य का गुणनफल बराबर में 0। ये आपको याद करनी पड़ेगी। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इसको लेकर के पहले आप आगे बढ़िएगा और लास्ट में जो आपके पास उधर 0 रहेगा छोड़ करके इधर वाला जो है बहुपद है आपके पास। जैसे मान लीजिए कि आपके पास शून्य का योगफल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपके पास, वही जो हम लोग निकाले थे उसको लेके आगे बढ़ते हैं। कितना आया था अपने पास? -7 और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा था अपने पास? आ गया था 12 आ गया था। अब इस दोनों को लेकर के हमको वापस पहुंचना है क्वेश्चन के पास। चलिए इस फॉर्मूला में पहले सेट कीजिए। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है आपके पास? ये है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये x²
अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास कितना है, ये माइनस फार्मूला वाला है। अब ये अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस करके हटा करके -7 रखिए, ये एक्स एक्स रहेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12 है, बराबर में 0 है। आगे बढ़िए, बाहर माइनस है मतलब ये प्लस हो गया। अब जो इधर सॉल्व हो गया। अब जो ये है आपके पास, ये है आपके पास द्विघात बहुपद। आगे आंसर आपको, तो कभी कभी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल बट्टे में दिया रहेगा, तो उसको यहां रख करके पहले आप सीधा करेंगे और उसके बाद जो बचेगा आपका इधर वाला हिस्सा वो होगा द्विघात बहुपद। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दूसरा एग्जांपल कि शून्य का योगफल दे रखा है आपके पास 1/4 और गुणनफल दे रखा है आपके पास 2 या फिर -2 ले लीजिए। इसको लेकर फिर से वही पुट करते हैं हम मान को। ओके, चलिए रखिए, x² हुआ। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, तो यहाँ रखिएगा 1/4, यहाँ पे x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2, तो यहाँ रखिए बराबर में 0 मतलब 0। पहले इसको समेटिए, पहले कितना हो जाए, x से गुना कीजिए ऊपर कितना हो गया, -x/4, ये बाहर आएगा तो -2 बराबर में 0। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा 4, इसके नीचे में 1, इसके नीचे में 1, कितना हो गया आपके पास ये 4x² माइनस x और माइनस में 8 बराबर में 0। कैसे हुआ आपको आनी चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, पूरा पार्ट इंटू 1 सेम टू सेम, इतना इंटू 0 हो गया। अब जो ये हिस्सा आया ये है आपका द्विघात बहुपद। तो इस तरह से बनाएंगे आप, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 टोटल सॉल्व हो जाएगी आपसे। तो आपका आज खत्म हुआ है 2.1 और 2.2। हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे कि शून्य का योगफल कैसे निकलता है और गुणनफल कैसे निकलता है। इसके लिए हम 2 बहुपद लेते हैं आपको, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसका हम लोग द्विघात बहुपद है, जितने घात का होता है उतने शून्य का आते हैं, उतने आंसर आते हैं। इसका हम लोग एक लेते हैं अल्फा, एक को मानते थे बीटा हम लोग, तो अल्फा बीटा क्योंकि द्विघात है इसलिए 2 आएंगे। ये त्रिघात है इसलिए इसमें 3 आंसर आएंगे और 3 शून्य का आएगा। एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा, एक को गामा बोलते हैं। अब हम लोग को निकालना है कि शून्यक जो है ये, इसका योगफल और गुणनफल बिना हम लोग को शून्यक निकाले हुए कैसे निकालेंगे। सो इसका फॉर्मूला है आपके पास कि पहला हुआ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ये होता है आपके पास -b/a, कितना -b/a। और ये a भी आपको कहाँ से मालूम होता है, उस बहुपद से। क्या क्या होता है पता है आपको पहले से। फिर गुणनफल निकालना है, ये होता है c/a। ये आपके होंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। इसी तरह से यहाँ त्रिघात में भी होता है। तो इसके क्योंकि इसमें 3 आ गए आपके पास, तो पहला अपने पास क्या करेंगे हम लोग कि तीनों का योगफल। फिर अपने पास क्या होगा कि 2 को पकड़िए गुना कीजिए, तो अल्फा गुना बीटा, फिर बीटा गुना गामा और गामा गुना अल्फा, मतलब कि पेयर बना करके जोड़ा बना करके गुना कीजिए और जो सब आया सबको जोड़ करके क्या आएगा सो, और लास्ट में तीनों को गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं। देखिए सबके नीचे में a आएगा, तो शुरू कीजिए। a हो गया है तो BCD शुरू कर दीजिए आप, BCD। और पहला वाला माइनस, अल्टरनेट में पहले माइनस प्लस फिर माइनस, जैसे इसमें किए थे हम लोग। a दोनों के नीचे में है, a हो गया बचा BC, पहले B फिर C, माइनस शुरू करना है माइनस फिर प्लस। इसका भी नीचे में सबके a हुआ, और क्या हुआ अपने पास कि a हो गया है तो BCD कीजिए, पहला B वाला फिर C वाला फिर D वाला, और अल्टरनेट में शुरू कीजिए माइनस से, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये आपके पास कुछ फार्मूले हैं जो आपको काम आने वाले हैं। हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बहुपद के भाग देखेंगे। बचपन में तो हम लोग भाग पढ़ चुके हैं, जो कि ऐसा होता है आपके पास कि आपके पास 2, 5, 6 कुछ भी दिया हुआ है और 3 से भाग लगाते हैं हम लोग। तो जैसे 3 8 24 हुआ, 1 घट गया अपने पास, पीछे आया 3 5 15 1 आया। यहाँ पर का जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं
भागफल, और यहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ये आपके पास भागफल। जो बीच वाला होता है उसका नाम होता है भाज्य, इसका नाम होता है भाजक। ये 4 नाम होते हैं भाग में। तो वो तो हमारे पास संख्या का था, हम लोग यहाँ पे बहुपद का भाग लगाएंगे और फिर 2 चीज निकालना होता है, शेषफल और भागफल। चलिए एक अपने हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि एक भाग लेते हैं, और ये आपके पास इस तरह से है, ये आपके पास भाज्य है, ये भाजक है, आपको भाग लगानी है। इसका कुछ रूल है जो कि इस तरह से समझिए आप। इस पूरे जो भाज्य वाला है इसमें सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? ये 4 वाला है, 3 वाला है, 2 वाला है, 1 वाला है, कुछ नहीं है। तो सबसे अधिकतम घात ये हुआ। चलिए इस भाजक में सबसे अधिकतम घात वाला चर खुद है, अकेले ही है। तो क्या करेंगे, इसके अधिकतम घात वाले चर को उठा के लाइए और इसका अधिकतम वाला घात से पहले डिवाइड कीजिए। कितना बचने वाला है इसे बताइए? x के पावर 3 बचने वाला है। जो आएगा उसको फिर वापस इसे गुना कीजिए। कितना आएगा इसे बताइए? वापस गुना कीजिए तो x4 और प्लस में 2x3y, इसको उठा के यहाँ पे सेट कीजिए। x4 वाला को x4 वाला के सामने में और x3 वाले को x3 वाले के सामने में, और जो करते हैं भाग में घटाने का काम वो कीजिए। इसमें घटाने के लिए आपको नीचे वाले पद सबका साइन बदल दीजिए। इस पीछे वाले कुछ में प्लस, इसका साइन हुआ माइनस, ये भी प्लस, ये भी हुआ माइनस, ये दोनों को आप क्या हुआ खत्म, कट गया। इस दोनों को ध्यान से देखिए, ये एक ठो है, ये 2 ठो है। अब इसका प्लस साइन रहा, हो गया माइनस, तो क्या होगा हमारे पास, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, बचेगा एक ठो x3 विद साइन माइनस। इसमें सब एक के बार उतारिए। जो कहानी यहां दोहराए हैं वही कहानी आप इसके साथ दोहराइए। इसका अधिकतम घात वाला -x3, अब बट्टे में जो लगाए थे यहाँ पे वही लगाइए। कट कितना बचने वाला है आपको? -x² बचने वाला है। गुना वही से कीजिए जो किए थे वहां पे। कितना हुआ? -x3 और -2x²। उठा के यहाँ सेट कीजिए। घटाने के लिए साइन चेंज करेंगे हम लोग, ये दोनों गायब। इस बार कितना हो गया? ये 3 ठो ऐड हो गया, इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस। फिर उतारिए जो बचा हुआ है, फिर से वही कहानी। इसका अधिकतम घात वाला कितना है आपके पास? 3x², जो लगा देते बट्टे में वही कीजिए, खत्म। ये कितना बचा आपके पास? 3x, जिसे गुना करते थे उसी से गुना कीजिए। कितना हो गया? ये हो गया 6x। फिर उठा के यहाँ सेट कीजिए, फिर घटाइए, साइन चेंज होगा, ये दोनों गायब। ये कितना हो गया? -5x, प्लस में फिर से 5 उतर गया। फिर वही कहानी, अधिकतम घात वाला -5x, बाई में जो करते थे x गायब। कितना बचा? -5, गुना उसी से करना है। -5x और माइनस में 10, उठा के यहाँ सेट कर दीजिए। घटाने के लिए साइन चेंज, ये दोनों गायब। ये कितना हो गया? 15। अब आगे नहीं होगा, खत्म। यहाँ पे क्या सब भरिएगा? जो सब यहाँ आ रहा था आपके पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या सब आया? x³ माइनस में x² प्लस में 3x और माइनस में 5। तो ये जो आया आपका हो गया शेषफल। ये हो गया आपके पास भागफल। यही दोनों निकालना रहेगा आपको। तो चैप्टर नंबर 2.3 आपको यही काम करना है। कह रहा है कि px में gx से भाग लगाइए। तो ये px आपका भाज्य होगा और ये आपका भाजक होगा। बाकी ऐसे सेट करिएगा और भाग लगाइएगा, आपका बिंदास पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो इसी के साथ आपका बहुपद होता है खत्म। प्रैक्टिस कीजिए जम के, और उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तब। एक बार में समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए। जो बात नोट करने वाली हो उसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
और मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान तरीके से और पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया है मैंने। तो इसलिए आपको पास होना है और इस चैप्टर से ही सिर्फ पास होना है, समझिए। और अगला चैप्टर जो होगा आपका नेक्स्ट अलजेब्रा का नहीं, अलजेब्रा छोड़ करके वो आपका नंबर प्लस करेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझिए कि पास होना है इसी चैप्टर से हमको। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी और हमारी वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। और अच्छी लग रही है तो आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। जो एकदम से चौपड़ बच्चे भी हैं जो सोए हुए हैं अभी तक, वो 2 महीने में एकदम पास हो ही नहीं, सिर्फ अच्छे नंबर से पास हो। इसके साथ आगे वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय।